नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न वाले व्यक्तियों का उम्र के कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है। उम्र के कौन कौन से वर्ष उनके लिए सुखकारी, लाभकारी और भाग्य की वृद्धिदायक होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अच्छा सा जीवन साथी हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास उत्तम कक्षा का संतान सुख हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छा सा मकान का सुख हो, एक अच्छा सा वाहन का सुख हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छी सी नौकरी हो या फिर एक अच्छा सा व्यापार हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। तो ये उम्र के कौन से वर्ष में उसे प्राप्त होगा, ये कैसे जाना जाता है। उम्र के कौन कौन से वर्ष होते हैं कि जिसके अंदर उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना या अच्छी घटना घटती है, ये कैसे जाना जाता है, ये ज्योतिष के नियम तहत आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। मीन लग्न की कुंडली के अंदर हम लोगों को सबसे पहले लग्नाधिपति गुरु का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। लग्नाधिपति गुरु केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल की उम्र में हो जाता है। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति गुरु लग्न के अंदर ही दिग्बली भी होता है और यहाँ पे स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बनाता है। लग्नाधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर बैठा हो तो यहाँ पे उच्च का होता है। लग्नाधिपति गुरु भाग्य स्थान में बैठा हो तो यहाँ पे भाग्य की वृद्धि कर देता है, क्योंकि उसका नियम है कि लग्नेश जहां भी बैठेगा उस भाव की वृद्धि कर देता है। तो लग्नाधिपति गुरु जब भाग्य स्थान में बैठता है तो भाग्य की वृद्धि कर देता है। लग्नाधिपति गुरु अगर दसम भाव में हो तो यहाँ पे भी स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। लग्नाधिपति गुरु दूसरे, पांचवें, नौवें और 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे कारक माना जाता है। तो ये नियम के तहत लग्नाधिपति गुरु अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 18 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। जैसे कि किसी का विवाह हो जाता है, कोई नया धंधा शुरू कर देता है। और मैंने जब तक देखा है कि 18 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे अपने पिताजी की दुकान में उन्हें मदद करने चले जाते हैं। कोई बच्चा हो, उसके डैडी की दुकान हो कपड़े की, अनाज की, तो वो अपने पिता को सहायक बनने चला जाता है। कोई बच्चे के डैडी फैक्ट्री चलाते हो तो फैक्ट्री के अंदर चला जाता है अपने पिताजी को मदद करने के लिए। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका अध्ययन ज्यादा ना हुआ हो, अर्थात पढ़ाई ज्यादा ना हुई हो, 5वीं, 7वीं, 9वीं, और उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी हो तो वो बच्चे किसी अनाज की दुकान में, किराने की दुकान में, कपड़े की दुकान में नौकरी करने चले जाते हैं और फिर आगे जाके धंधे का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करके खुद की दुकान खोलते हैं। ये भी देखा गया है। लग्नाधिपति गुरु अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 18 साल की उम्र में भाग्योदय हो जाता है। ये निश्चित तौर पे मैंने देखा है। अगर मान लो लग्नाधिपति गुरु 11वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो तो लग्नाधिपति गुरु राहु के साथ अंशात्मक युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो तो लग्नाधिपति गुरु अस्त का हो या फिर मूर्त अवस्था में हो तो लग्नाधिपति गुरु अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोगों को और एक स्टेप अंदर जाके अध्ययन करना होता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति कौन है? चंद्र है, क्योंकि पंचम भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र है। तो हमें चंद्र को ध्यान से देखकर उसका गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। पंचमाधिपति चंद्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल की उम्र में हो जाता है। क्यों? तो सुनिए। पंचमाधिपति चंद्र 4थे भाव में बैठा हो तो यहाँ पे दिग्बली हो जाता है।
पंचमाधिपति चंद्र पहले और 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे अति विशिष्ट योग कारक माना गया है। पंचमाधिपति चंद्र तीसरे भाव में हो तो यहाँ पे उच्च का माना जाता है। पंचमाधिपति चंद्र भाग्य स्थान में भले नीच का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भावात भावम का नियम भी लागू पड़ता है। पंचमाधिपति चंद्र पंचम भाव से पंचम भाव में हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है। चंद्र नीच का होने के बावजूद वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर पंचमाधिपति चंद्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल की उम्र में हो जाता है। और 22 साल की उम्र में उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, जैसे कि विवाह हो जाना, या फिर उनके घर पे कन्या रत्न का जन्म होना, या तो उन्हें अच्छी सी नौकरी प्राप्त हो जाना, या तो फिर उनके जीवन के अंदर कोई ऐसी घटना घटे कि जो उन्हें बहुत ही सुख प्रदान करे, उनकी कोई मनोकामना सिद्ध हो जाती है, वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। कोई लोग नया वाहन भी खरीद लेते हैं, ये भी देखा गया है। तो इस प्रकार से पंचमाधिपति चंद्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल की उम्र में निश्चित तौर पे हो जाता है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि पंचमाधिपति चंद्र अगर मान लो राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो पंचमाधिपति चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो पंचमाधिपति चंद्र अगर मृत अवस्था में हो तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोगों को और एक स्टेप अंदर जाके अध्ययन करना होता है और मीन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान को ध्यान से देखना होता है। भाग्य स्थान के अंदर कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो हमें मंगल की स्थिति को ध्यान से अध्ययन करना होता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति मंगल अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल की उम्र में निश्चित तौर पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति मंगल अगर 10वें भाव में हो तो यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। भाग्याधिपति मंगल अगर दूसरे भाव में हो तो यहाँ पे स्वगृही हो जाता है। भाग्याधिपति मंगल अगर 11वें भाव में हो तो यहाँ पे उच्च का हो जाता है। भाग्याधिपति मंगल अगर पंचम भाव में भले नीच का हो लेकिन यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है, अर्थात नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव के अंदर बैठा है तो यहाँ पे भावात भावम नियम के तहत मंगल को काफी अच्छा बल प्राप्त होता है। तो इस नियम के तहत भाग्याधिपति मंगल अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल की उम्र में हो जाता है और 28 साल की उम्र में उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। जैसे कि विवाह ना हुआ हो तो विवाह हो जाता है, संतान ना हुआ हो तो संतान हो जाता है, मकान का सुख ना हो तो मकान का सुख प्राप्त होता है, अगर उसके पास कोई अच्छा वाहन का सुख ना हो तो वाहन का सुख प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है या फिर उसकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। ऐसे कोई ना कोई शुभ घटना उसके जीवन में अवश्य घटती है। कुछ लोगों की अच्छी नौकरी हो जाती है तो कुछ लोगों को अच्छा व्यापार प्राप्त होता है। अभी हम इसके ठीक अपोजिट जाएंगे कि भाग्याधिपति मंगल अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो भाग्याधिपति मंगल अगर राहु के साथ अंगारक योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो भाग्याधिपति मंगल अस्त का हो तो भाग्याधिपति मंगल अगर मृत अवस्था में पीड़ित होता हो तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं होता। हमें और एक स्टेप अंदर जाना होता है, हमें शनि को देखना होता है क्योंकि मीन लग्न की कुंडली के अंदर शनि 11वें और 12वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। फिर से कहूंगा, मीन लग्न की कुंडली के अंदर शनि 11वें और 12वें भाव का स्वामी होकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। अगर मान लो मीन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर शनि बैठा हो या फिर
शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर हो, या फिर शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर हो, या शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर हो, तो ऐसे व्यक्ति को 36 साल तक भाग्योदय नहीं होता। 36 साल तक उसके जीवन में बहुत सारा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उसे बहुत ही मानसिक, आर्थिक, शारीरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और 36 साल के बाद फिर धीरे धीरे उसका भाग्योदय होता है। क्यों? क्योंकि शनि का स्वभाव है शनै शनै, धीमे धीमे फल देना। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर, मीन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में शनि बैठा हो, या फिर शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो, तो उनका भाग्योदय 36 साल के बाद होता है। धीरे धीरे भाग्योदय होता है। अगर मान लो मीन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर राहु बैठा हो, तो यहाँ पे सर्प दोष निर्माण करता है। क्योंकि राहु मंगल की राशि में जब बैठा हो तो सर्प दोष उत्पन्न होता है। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में राहु बैठा हो, या फिर राहु की वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल तक नहीं होता। और 42 साल तक उसके जीवन में काफी सारे आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। 42 साल तक उसके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ रहती है, जैसे कि बहुत मेहनत करने के बावजूद उनकी वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। उन्हें वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर वृश्चिक का राहु पड़ा हो, यानी कि मीन लग्न वालों को, तो उन लोगों का भाग्योदय 42 साल के बाद शुरू होता है और धीरे धीरे उन्हें सर्व सुख संपन्नता प्राप्त होती है। अगर मान लो मीन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में केतु बैठा हो, तो या फिर केतु की दृष्टि भाग्य स्थान पर हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 48 साल की उम्र में होता है। और 48 साल के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे कि मान लो मीन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति मंगल, यानी कि लग्नेश गुरु, पंचमेश चंद्र और भाग्येश मंगल, अगर ये तीन ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर कुंडली के अंदर बलवान होकर बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 18 साल की उम्र में भी शुभ घटना घटेगी, 22 साल की उम्र में भी शुभ घटना घटेगी और 28 साल की उम्र में भी कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटेगी। हम लोग और एक पहलू देखते हैं कि मान लो लग्नेश गुरु और पंचमेश चंद्र, अगर ये दोनों ग्रहों की युति हो जाए तो चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग नामक राजयोग निर्माण करती है। और चंद्र गुरु की युति अगर केंद्र में त्रिकोण में हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। और जब भी चंद्र और गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा आती है तो बहुत अच्छा फल मिलता है। वैसे ही लग्नाधिपति गुरु और भाग्याधिपति मंगल, अगर ये दोनों ग्रहों की युति हो जाए तो औदार्य योग नाम का राजयोग बनता है। और मंगल गुरु की युति अगर केंद्र त्रिकोण में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु, इन दोनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है। वैसे ही लग्नाधिपति मंगल और पंचमाधिपति चंद्र, अगर ये ग्रह गुरु चंद्र अगर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। लग्नेश गुरु और भाग्येश मंगल, इन लोगों का परिवर्तन योग होता हो तो भी अच्छा फल मिलता है। पंचमेश चंद्र और भाग्येश मंगल, चंद्र मंगल आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी राजयोग जैसा फल प्राप्त होता है। अभी हम लोग एक स्टेप अंदर जाएंगे कि मान लो मीन लग्न वाले व्यक्तियों का भाग्योदय ठीक से हो नहीं रहा है, बहुत मेहनत करने के बावजूद उनकी उन्नति, प्रगति, विकास नहीं हो रहा है, उन लोगों को वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं, और उनके जीवन के अंदर काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय, लग्नाधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज धारण करना चाहिए, पंचमाधिपति चंद्र का रत्न मोती धारण करना चाहिए, भाग्याधिपति मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए। फिर से कहूंगा, लग्नेश गुरु का रत्न पुष्कराज,
पंचमेश चंद्र का रत्न मोती और भाग्येश मंगल का रत्न मूंगा, ये तीनों तीन ग्रह आप धारण कर सकते हो, लेकिन उसमें शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित नहीं होने चाहिए। अर्थात लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में हो और नीच के न हो तो ये रत्न आप धारण कर सकते हो। दूसरा उपाय, मीन लग्न वाले व्यक्तियों को साल में एक बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के या फिर मंदिर के अंदर किसी अच्छे मुहूर्त के अंदर नवग्रह शांति यज्ञ करना चाहिए। तीसरा, लग्नाधिपति गुरु है तो ऐसे लोगों को गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, गायों को भरपेट भोजन देके उनके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए। भाग्याधिपति मंगल है तो वो लोगों को माता लक्ष्मी का अनुष्ठान करना चाहिए या फिर भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, तो भी बड़ा लाभ होता है। पंचमाधिपति चंद्र है तो ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र शिव जी के सर पे रहता है। तो ऐसे लोगों को सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके दूध पानी को मिला के शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हुए रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, शिव मानस स्तोत्र, ये सब स्तोत्र का पठन करना चाहिए, तो भी उनको बहुत फायदा होता है। प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर कौन से रत्न बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि मीन लग्न वालों के लिए शुक्र तीसरे और 8वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो मीन लग्न वाले व्यक्तियों को गलती से भी शुक्र का रत्न हीरा नहीं पहनना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर शुक्र पीड़ित होता हो तो उन लोगों को शुक्र के मंत्र जाप करने चाहिए। ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, और शुक्र से लगती चीजों का दान करना चाहिए। उसके बाद मीन लग्न वालों के लिए शनि 11वें और 12वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का दूसरा मारक ग्रह बनता है। तो उन लोगों को भी शनि का रत्न नीलम गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि शनि के मंत्र जाप करने चाहिए और शनि को शांत करने के लिए शनि से लगता दान पुण्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मीन लग्न वाले व्यक्तियों के जीवन के अंदर भाग्योदय वर्ष कैसे देखे जाते हैं, और अगर जो लग्नाधिपति शुभ हो तो 18 साल में भाग्योदय होता है, पंचमाधिपति चंद्र शुभ हो तो 22 साल में, और भाग्याधिपति मंगल शुभ हो तो 28 साल में। इसके अलावा जो शनि, राहु और केतु हो तो शनि 36 साल में भाग्योदय कराता है, राहु 42 साल में और केतु 48 साल में भाग्योदय कराता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मीन लग्न वालों व्यक्तियों का भाग्योदय कैसे देखा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।